एपिसोड 97 एसके ग्लोबल। वीडियो दूर से रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए यह समझ पाना मुश्किल था रघुवीर और मिसिज मीनाक्षी के बीच क्या बात हुई होगी। महेंद्र सिंघानिया ने निराश होकर रामू को स्क्रीन बंद करने को कहा और खुद वहां से जाने लगे। तभी उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, जिसे सुनते ही उसके कदम रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो स्क्रीन पर वीडियो चेंज हो चुकी थी। अरशद उसके सामने था, हमेशा की तरफ एक्सप्रेशनलेस। मिस्टर सिंघानिया, आपको नहीं लगता अब बुढ़ापे में आपको आराम करना चाहिए? कहते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गई और होठों पर हमेशा की तरह एक हल्की तिरछी मुस्कान ने जगह ले ली। उम्र के इस स्टेज पर आप खुद पर ध्यान देने की बजाय दूसरों पर नजर रख रहे हैं। क्या आपको अभी भी लगता है आप दूसरों की लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? मेरी सलाह आपको यही है, अब आपको दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की बजाय अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। यह अरशद की तरह से महेंद्र सिंघानिया को ताना था। उन्होंने सालों तक अनन्या को डराकर अपने कंट्रोल में रखा। उनकी बातों में आकर अनन्या ने कभी किसी से अपने थ्रोट की प्रॉब्लम शेयर नहीं की, स्क्रीन पर ही सही, लेकिन आज 3 साल बाद अपने पोते को देख महेंद्र सिंघानिया लड़खड़ा गई। रामू ने उन्हें संभाला और सोफे पर बैठने में मदद की। स्क्रीन की तरफ देखते हुए महेंद्र जी की आंखें नम थी। यह छोटा सा मैसेज क्लिप था उनके लिए अरशद की तरफ से। भले ही अरशद ने सभी बातें तंज भरे अंदाज में की थी, मगर उसे अपने दादाजी की परवाह थी। यह समझते हुए महेंद्र सिंघानिया रामू से बोले, विजय को कॉल करो, पूछो उसे यह पेन ड्राइव किसने दी। रामू ने तुरंत विजय को कॉल किया। उससे बात करने के बाद रामू ने महेंद्र को बताया। विजय ने बताया, यह क्लिप रघुवीर ने वीडियो में ऐड की और भी कहा कि वो अब आपके लिए काम नहीं करेगा। महेंद्र जी को कोई हैरानी नहीं हुई। अरशद ने ना सिर्फ उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी थी, बल्कि वो उनकी लाइफ में एंटर कर चुका था। पहली बार महेंद्र सिंघानिया अरशद के इंटरफेरेंस से खुश थे। 3 साल। उनके चेहरे पर खुशी देख रामू ने पूछा, साहब आप खुश हैं? कहीं अरशद बापा वापस तो नहीं आ रहे? महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बंद स्क्रीन को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबे रहे। एसके ग्लोबल चेयरमैन ऑफिस। तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है अंगद। मैंने कहा ना साध्वी को डिजाइन पसंद आ जाएगा। हाँ, तो अब तू इस बारे में सोचना बंद कर और सब मुझ पर छोड़ दे। सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, सब हो जाएगा। फोन रखने के बाद अशोक कपूर ने गहरी सांस ली। जिस दिन से साध्वी की शादी तय हुई थी, उनके दोस्त अंगद व्यास ने उन्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। एक अमीर परिवार से बिलोंग करने के बाद भी साध्वी का कोई अमीर दोस्त नहीं था। साध्वी बचपन से ही मुंहफट, चूजी और जिद्दी थी। उसने हमेशा से ही वही किया था जो उसे पसंद था। इसी जिद में उसने परिवार के खिलाफ जाकर अपने लिए मेडिकल करियर चूज किया था। वो तो शुक्र था साध्वी अंगद व्यास के पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मान गई और आज अपनी ज्वेलरी का डिजाइन सिलेक्ट करने एसके ग्लोबल आ रही थी। उसके जिद्दी और चूजी नेचर की वजह से मिस्टर व्यास को डर था कहीं वो इस शादी में कोई बखेड़ा न खड़ा कर दे। अंगद की सिचुएशन और साध्वी की जिद को ध्यान में रखते हुए अशोक कपूर ने निशांत से कहकर कंपनी के बेस्ट डिजाइनर से साध्वी की ज्वेलरी डिजाइन करने की ऑर्डर दे दिया था। अब बस वो मन ही मन प्रे कर रहे थे व्यास की बेटी को डिजाइन पसंद आ जाए, वरना उनका दोस्त महीने भर उन्हें चैन की नींद नहीं लेने देगा। सर, साध्वी व्यास आ चुकी है। केबिन में आते हुए असिस्टेंट उदय ने अशोक कपूर को इन्फॉर्म किया। उसे 7th फ्लोर के मीटिंग रूम में लेकर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। असिस्टेंट उदय को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अशोक कपूर निशांत के केबिन की ओर चले गए। इधर असिस्टेंट उदय साध्वी को मीटिंग रूम में ले आए। साध्वी ने एक नज़र मीटिंग रूम पर डाली, फिर खुद के लिए एक चेयर खींचकर बैठ गई। पूरे टाइम उसका ध्यान फोन में था। उसने उदय की सभी बातों को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो वहाँ हो ही ना। साध्वी का नेचर उसके प्रोफेशन से जरा सा भी मेल नहीं खा रहा था। आंखों के कोने से साध्वी को घूरते हुए असिस्टेंट उदय खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, यह लड़की इतनी खड़ूस होकर डॉक्टर कैसे हो सकती है? मुझे तो यह किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं लगती। फिर क्या लगती हूँ? साध्वी ने असिस्टेंट को घूरते हुए पूछा। बताइए, डॉक्टर नहीं तो क्या लगती हूँ मैं आपको? असिस्टेंट उदय ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका? साध्वी ने फिर कहा। उसका रूखा नेचर उदय के सालों के एक्सपीरियंस पर
भारी पड़ रहा था। क्या ही लड़की है ये, इसे देखकर तो सही सलामत इंसान भी बीमार पड़ जाए, उदय ने सोचा। फिर मुस्कुराते हुए साध्वी से बोले, मेरे कहने का मतलब था, आप बिल्कुल मिस्टर अंगद व्यास की तरह है। डॉक्टर से ज्यादा आपका नेचर बिजनेस वूमन की तरह लग रहा है। तो साध्वी ने कहा, लेकिन मैं बिजनेस वूमन नहीं हूँ, और वापस से फोन में लग गई। उदय ने एक चैन की सांस ली। अशोक कपूर निशांत के साथ मीटिंग रूम में आए। साध्वी ने उन्हें ग्रीट किया और मुस्कुराते हुए निशांत से बोली, सालों बाद आपको देख रही हूँ, उम्मीद नहीं थी आप इतने हैंडसम हो जाएंगे। जवाब में निशांत ने भी हंसते हुए कहा, तुम भी काफी बदल गई हो। अगर मुझे पता होता बड़े होने के बाद तुम इतनी सुंदर दिखोगी तो मैं कभी तुमसे राखी नहीं बंधवाता। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अगर आप चाहो तो हम आज भी डेट कर सकते हैं। इस पर निशांत सिर्फ मुस्कुरा दिया। अशोक कपूर साध्वी के सर पर हल्के से चपत लगाते हुए बोले, पागल लड़की, अपने भाई से कोई ऐसी बात करता है? अंकल मत भूलिए, वो आप और डैड थे जिसने हमें भाई बहन बना दिया। लोग दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, लेकिन आप दोनों ने तो दोस्ती की परिभाषा ही बदल डाली। कहते हुए साध्वी ने नाराजगी से अशोक कपूर को देखा। फिर एक गहरी आंख भरते हुए बोली, वेल, जो हो गया सो हो गया, अब तो मेरी शादी भी तय हो गई। वो निराश होकर वहीं चेयर पर बैठ गई। अशोक कपूर ने नागवारी से अपना सिर हिलाया। वो जानते थे यह सब वो शादी के बचने के लिए कह रही थी। उन्होंने निशांत को डिजाइन दिखाने को कहा। साध्वी ने एक से बढ़कर एक डिजाइन देखी, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थी। यह देखकर निशांत ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? साध्वी ने डिजाइन पर नजरें गड़ा ही कहा, ऐसा नहीं, डिजाइन तो लगभग सभी अच्छी है, लेकिन वो कहते हुए रुक गई। अशोक कपूर उसका जवाब सुन परेशान हो गए। लेकिन क्या? निशांत ने पूछा। उसने डिजाइन रेडी करवाने से पहले ही साध्वी से बात कर ली थी, यहाँ तक कि उसे एसके ग्लोबल की बेस्ट डिजाइन भी दिखाई थी। साध्वी के इंस्ट्रक्शन पर ही सभी डिजाइन बनाए गए थे। साध्वी ने कहा, निशांत, क्या सच में वह वैसे ही डिजाइन किए गए हैं जैसे मैंने कहा था? आप खुद ही देखिए, कुछ डिजाइन है जो मेरे इंस्ट्रक्शन को मैच कर रही है, लेकिन यह भी परफेक्ट नहीं है। यह डिजाइन, इसे देख, इसका नेकलेस का मिडल वर्क परफेक्ट है, लेकिन बॉर्डर बहुत ज्यादा मोटा और हेवी लुक दे रहा है। और यह, इसका नेकलेस परफेक्ट है, लेकिन ब्राइडल लुक के अकॉर्डिंग इसका इयरिंग बहुत ज्यादा छोटा और नॉर्मल लुक दे रहा है। और यह, इसका फोरहेड ज्वेलरी बहुत ज्यादा हेवी लुक दे रहा है। अगर यह लाइट वेट का हुआ तब भी इसका डिजाइन कुछ ज्यादा ही चौड़ा है। और यह लास्ट, यह मुझे पसंद है, इसका लुक क्लासी और डिफरेंट है, पर यह मेरे ब्राइडल लहंगे के साथ कुछ ज्यादा ही हल्का हो जाएगा। मैं इसे रिसेप्शन पर पहन सकती हूँ। साध्वी ने एक एक करके सारी डिजाइन में कुछ ना कुछ कमी निकालती गई। आखिर में उसने सिर्फ एक डिजाइन पसंद की जिसे वो रिसेप्शन पर पहनने वाली थी। उसकी लंबी चौड़ी कॉम्प्लेन सुनने के बाद अशोक कपूर आह भरते हुए बोले, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, बस सब कुछ कमियां रह गई है। क्या सच में यह एसके ग्लोबल के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन की है? उसके इस सवाल पर किसी ने कुछ नहीं कहा, तो एक फीकी मुस्कान के साथ साध्वी बोली, वेल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यह सभी डिजाइन इंडिया के बेस्ट कंपनी के बेस्ट डिजाइनर्स ने तैयार की है। उसके इस तंज भरे शब्द सुनने के बाद अशोक कपूर और निशांत ने उसे इग्नोर किया। निशांत, जो भी कमियां रह गई है 2 दिन के अंदर उसे ठीक करवाओ। डोंट वरी डैड, मैं ये सब देख लूँगा। अशोक कपूर के चले जाने के बाद निशांत ने साध्वी से पूछा, तो तुम्हें सच में डिजाइन पसंद नहीं आई, या यह सब शादी के बचने का बहाना था? बहाना भी और सच भी। यह सभी डिजाइन अच्छी तो है, मगर परफेक्ट नहीं है। साध्वी ने बहुत ही ध्यान से डिजाइन को देखते हुए कहा, वो एक ऐसी लड़की थी जिसका इंडियन कल्चर से सालों पहले ही रिश्ता टूट चुका था। बचपन से ही अमेरिका में रहने के बाद भी कभी उसने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पर ध्यान नहीं दिया था। दूसरे भी उसके इस स्वभाव से वाकिफ थे। निशांत को उम्मीद नहीं थी वो इन छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेगी। निशांत ने साध्वी से कहा, आई नो यह परफेक्ट नहीं है, मैंने यह पहले ही नोटिस कर लिया, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी यह नोटिस करोगी। सही कहा आपने, अगर यह पहले की बात होती तो सच में मैं कभी यह नोटिस नहीं कर पाती। आफ्टर ऑल, मुझ जैसी शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़की को इंडियन कल्चर की समझ जो नहीं थी। साध्वी ने खुद का ही मजाक बनाते हुए कहा और हंसने लगी। तो निशांत ने पूछा, लगा तो कुछ भी
मुझे भी कुछ ऐसा ही था, पर मैं गलत साबित हुआ। क्या तुम इन डिज़ाइंस को चेंज करवाना चाहती हो? नहीं, मुझे यह पसंद नहीं आई और अब मैं और वेट भी नहीं करना चाहती। सच कहूँ तो मेरे पास कुछ है, क्या आप देखना चाहोगे? वो मेरे लिए बेस्ट है। साध्वी ने फ़ोन ऑन करके निशांत की तरफ बढ़ा दिया। एक ज्वेलरी सेट जिसे बेहद बारीकियों से डिज़ाइन किया गया था। हर एक लाइन परफेक्ट थी, सिवाय एक चीज़ के। निशांत फ़ोन साध्वी को देते हुए बोला, तो तुम्हें यह पसंद है? बहुत, आपको नहीं लगता? इस पर निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, परफेक्ट है। पर तुझे याद है, तुमने कहा था तुम्हें पॉल की ज्वेलरी का सेट चाहिए था और ये कुंदन ज्वेलरी सेट है। ओह, ऐसा क्या? तो यह पॉल की ज्वेलरी नहीं है? मुझे तो वैसा ही लगा था। पर कोई बात नहीं, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होना तो बनता है। और आप तो जानते हो, मुझे ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। यह मॉम का आइडिया था, मैंने तो बस अपने लुक के हिसाब से डिस्क्राइब किया था। साध्वी की बात सुनने के बाद निशांत उसे घूरता रहा तो साध्वी इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोली, क्या हुआ? आप मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। तुम्हें यह डिज़ाइन कहाँ से मिली? निशांत ने एकदम से पूछ लिया। साध्वी 1 मिनट के लिए उसे देखती ही रह गई, फिर एक फीकी हंसी के साथ बोली, क्या फ़र्क पड़ता है? यह मुझे कहीं से भी मिली हो। आप इसे मेरे लिए तैयार करवाइए। ठीक है, तुम इसे मुझे भेज दो। ओके। साध्वी के चले जाने के बाद निशांत काफ़ी समय तक डिज़ाइंस को देखता रहा।